गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिसइंफेक्शन देखने वाले हैं, डिसइंफेक्शन एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस। तो इसमें पहले डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन जो है, व्हाट इज डिसइंफेक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई आउटसाइड द बॉडी। ये वर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। डिसइंफेक्शन जो होता है, इट शुड बी आउटसाइड द बॉडी, usually inanimate objects and not necessarily the spores and all microbes। मतलब डिसइंफेक्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्पोर्स और सारे ही जो माइक्रोब्स है वो किल हो जाए, बट रिडक्शन ऑफ देयर नंबर टू सच अ लो लेवल दैट इट इज़ नॉट हार्मफुल टू हेल्थ। तो उनके नंबर में रिडक्शन हो जाता है कि वो अपने हेल्थ के लिए हार्मफुल ना रहे। सो द कंप्लीट डेफिनेशन: डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स outside the body, usually inanimate objects, not necessarily spores and microbes, but just the reduction into their number so that they should not be harmful to the health. And the substance used for disinfection purpose are called disinfectants और germicides। उनको germicides भी कहते हैं, जैसे फिनॉल, क्रिसॉल, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे जो है ये डिसइंफेक्टेंट्स है। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, दे आर टॉक्सिक बाय नेचर, सो दैट दे आर ओनली suitable फॉर inanimate objects and not suitable for skin. Disinfectant destroys the organism either by oxidation or burning of protoplasm, or by coagulation of cytoplasm, or by interfering with their metabolism। तो ये चीज़ें याद रखनी कि डिसइंफेक्शन की जो एक्शन है वो किस तरह से होती है। आइदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय बर्निंग प्रोटोप्लाज्म, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल वाला, तो उसको बर्न करके या साइटोप्लाज्म को कोएगुलेट करके, और बाय इंटरफेयरिंग विथ देयर मेटाबॉलिज्म। इन तीन चार तरह से जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी एक्शन होती है। इसको डेवलप किसने किया था? जोसेफ लिस्टर फर्स्ट यूज्ड कार्बोलिक एसिड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है वो हम आगे एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन में देखेंगे। लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। सो जोसेफ लिस्टर जो है, उसने पहली बार कार्बोलिक एसिड को एज एंटीसेप्टिक यूज़ किया था और उसका अपना वर्क उसने पब्लिश किया था। सो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब इसमें डिसइंफेक्शन से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है, पहली टर्म है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉट ओनली वेजिटेटिव फॉर्म्स मतलब लाइव फॉर्म जो होते हैं, नॉट स्पोर्स। स्पोर और वेजिटेटिव फॉर्म्स, ये दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के। तो वेजिटेटिव फॉर्म को ही सिर्फ किल नहीं करता है, बट आल्सो देयर स्पोर्स, फंगल स्पोर्स एंड वायरसेस। तो स्टरलाइजेशन ये जो प्रोसेस है, इसमें टोटली स्पोर्स, वायरसेस के साथ सारे वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया या वायरसेस सब किल हो जाते हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट में नहीं होते। वहाँ पर हमने देखा था कि नॉट नेसेसरीली इट किल्स ऑल द ऑर्गेनिज्म। तो वो सबको किल नहीं करता, बस उनका रिडक्शन लेवल में रिडक्शन वो कर देता है। It also includes the process of elimination of all living organism by mechanical means। मतलब स्टरलाइजेशन जो है वो सिर्फ केमिकल से नहीं होता है, मैकेनिकल मीन्स से भी ऑल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करना, ये भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस में इंक्लूड होता है। लाइक फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बाय किटाडिन एंड पास्चर चैम्बरलैंड। जो हम फिल्टर यूज़ करते हैं वाटर का, वो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसे भी स्टरलाइजेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। और स्टरलाइजेशन जो है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में, ये टर्म जो यूज़ की जाती है, जो हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में देख चुके, यूज फॉर टू टर्मिनल सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देन इट कम्स डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक। सो व्हाट इज एंटीसेप्टिक?
Disinfectants being toxics are sufficiently diluted to suit human requirement when they are called as antiseptic. मतलब क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स को ही इस लेवल तक डाइल्यूट किया जाता है कि वो ह्यूमन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डाइल्यूट करके वो हार्मफुल ना हो स्किन के लिए, इस लेवल तक उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, तो उसे ही एंटीसेप्टिक कहा जाता है। दस एंटीसेप्टिक इज अ डिसइंफेक्टेंट इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एंटीसेप्टिक इज नथिंग बट द डिसइंफेक्टेंट बट इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंटीसेप्टिक क्या करता है, आइदर किल्स ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट्स देयर ग्रोथ, दोनों तरीके से काम करता है, kill or prevent or arrest their growth. Being non-toxic and safe, antiseptics are recommended for superficial application of human tissues, like spirit, tincture, iodine. ये सब जो है जो टिश्यूज पे यूज किए जाते हैं, जैसे डेटॉल भी है, ये एंटीसेप्टिक्स है, मतलब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशंस में डिसइंफेक्टेंट होते हैं जिसको ह्यूमन स्किन पे टिश्यूज पे यूज किया जा सकता है। डिसइंफेस्टेशन, ये एक डिफरेंट टर्म है यहाँ पर, डिसइंफेस्टेशन। सो डिसइंफेस्टेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्टो पैरासाइट्स लाइक लाइज, टिक्स एंड माइट्स। तो इनको किल करना डिसइंफेस्टेशन कहलाता है। जो विजिबल पैरासाइट्स जो होते हैं उनको किल करना, मच्छरों को किल करना, लाइज, टिक्स, माइट्स को किल करना, दैट इज डिसइंफेस्टेशन। और जो सब्सटेंस उसके लिए यूज़ किया जाता है उसको डिसइंफेस्टेंट कहते हैं। सो डिसइंफेक्टेंट्स मतलब जो BHC पाउडर वगैरह होते हैं, दे आर डिसइंफेस्टेंट। देन एक और एक डेफिनेशन है डिओडोरेंट। डिओडोरेंट इज अ सब्सटेंस विच इलिमिनेट्स फाउल स्मेल लाइक फिनॉल, फिनाइल। फिनाइल जो है वो डिओडोरेंट का काम करता है, जो भी फाउल स्मेल होती है ऑर्गेनिक मैटर से आने वाली, तो उसको एलिमिनेट करने का काम डिओडोरेंट करता है। देन है डिटर्जेंट, इट इज द सरफेस क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, सरफेस क्लीनिंग एजेंट होता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ सर्फेक्टेंट, उसको सर्फेक्टेंट भी कहा जाता है। Surface cleaning agent, surfactant. It removes dirt, grease and bacteria from skin and act by reducing the surface tension. तो ये किस तरह से काम करता है, जो सरफेस पर जमी हुई डर्ट, ग्रीस या बैक्टीरिया होते हैं फ्रॉम द स्किन, वहाँ से इसको रिमूव करता है बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन होता है उसको रिड्यूस करके ये काम करता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या होता है, प्री प्रोफिलैक्टिक, कॉन्करेंट एंड टर्मिनल। ये तीन मेजर टाइप है डिसइंफेक्टेंट के। प्री प्रोफिलैक्टिक, कॉन्करेंट एंड टर्मिनल, दीज आर दी थ्री मेन डिसइंफेक्शंस प्रोसेसेस। सो प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन जो है, जिसको प्री करंट भी कहते हैं, वो क्या होता है कि इट इज़ अ कैरिड आउट एज प्रिवेंटिव मेजर, मतलब प्रिवेंशन, इन्फेक्शन होने से पहले किसी भी चीज़ का किया जाने वाला डिसइंफेक्शन। जैसे पानी का डिसइंफेक्शन है, पानी कॉन्टेमिनेट होने से पहले उसको डिसइंफेक्ट करना, स्टरलाइज करना। या फिर मिल्क है, मिल्क का पास्चराइजेशन किया जाता है, तो उसको डिसीज़ होने से पहले ही डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ किया जाता है, दैट इज़ प्री करंट डिसइंफेक्शन। Like chlorination of water, pasteurization of milk, sterilization of vaccines, scrubbing and washing hands before surgery and after examination of patient, sterilization of instrument before using for surgery। तो ये सब जो है, they are the pre-current disinfections. Then next is concurrent or concomitant disinfection। कॉन्कोमिटेंट या कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट या इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस एज सुन एज दे कम आउट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन's बॉडी थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। इट इज अंडरटेकन टू disinfect infectious material of the patients and the infected articles used by them। तो हॉस्पिटल्स में जो भी एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, जैसे कोरोना वार्ड्स का डेली का जो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट या
पेशेंट से निकलने वाला वेस्ट है उसको जो तुरंत डिसइंफेक्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉन्करेंट डिसइंफेक्शंस। मतलब इन्फेक्टेड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड या मटेरियल जैसे ही निकलता है उसको डिसइंफेक्ट करना, दैट इज कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। And the infected materials soiled by them during the course of it consists of disinfection of infectious materials like saliva, sputum, urine, vomitus, feces and other body discharges। तो इन सबको डिसइंफेक्ट करना, इसके एग्जांपल्स है लिनेन क्लोथ्स, टॉवेल, ड्रेसिंग एंड बेडिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, ग्लोव्स, एप्रन्स, बाउल्स एंड सच अदर यूज्ड ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद दिस पेशेंट। तो ये जो डिसइंफेक्शन होता है दैट इज concurrent disinfection। This is done to prevent further spread of the disease and is carried out throughout the period of illness, that is as long as the patient is in hospital। नेक्स्ट टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है कि पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद उसका डिस्चार्ज या डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका जो सारा इन्फेक्टेड मटेरियल है उस सबको टर्मिनली डिसइंफेक्ट करना। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ complementary or continuation to the process of concurrent disinfection। This consists of disinfection of not only all articles behind in ward of by the patient in the ward by a patient but also includes disinfection of floor, wall, furniture, curtains of the ward। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो डिसइंफेक्शन प्रोसीजर इज टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द डिसीज एंड टू प्रिवेंट इट्स फर्दर स्प्रेड। उसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स की जो क्लास टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। नेचुरल, फिजिकल एंड केमिकल, तीन तरह के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। नेचुरल क्या होता है तो सनलाइट, एयर, ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स है कि सनलाइट में भी कई बार जो यूटेंसिल्स है या फिर क्लोथ्स है उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। सनलाइट एक्ट्स एज ए डिसइंफेक्टेंट बाय इट्स अल्ट्रावायलेट रेज which are lethal to bacteria and some viruses। This is employed to disinfect articles like bedding, linen, furnitures by exposing them to direct to sunlight। UV rays acts by coagulation of protoplasm। तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो नेचुरल सनलाइट का होता है कि वो प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट करता है। एयर डिस्ट्रॉयज द ऑर्गेनिज्म बाय डेजिकेशन और ड्राइंग। डेजिकेशन मतलब वहाँ से उसे दूर ले जाना, कि एयर की मूवमेंट की वजह से वहाँ से वो निकल जाता है, दूर हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। और बाय ड्राइंग व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इज इवापोरेटेड द पैथोजेंस डाइज। को जो मॉइस्चर होता है उसी की वजह से पैथोजेंस सर्वाइव करते हैं। वो निकल जाने के बाद जो है पैथोजेंस की डेथ हो जाती है। हाउएवर दीज नेचुरल एजेंसीज आर नॉट रिलायबल बिकॉज दे आर लेस इफेक्टिव। देन कम्स फिजिकल डिसइंफेक्टेंट। फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। सो हीट जो होती है उसको दो फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट जो होती है उसमें पेनिट्रेशन की पावर नहीं होती। ये एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि मॉइस्ट हीट के कंपैरिजन में ड्राई हीट को ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन पावर नहीं होती है। इट डिस्ट्रॉयज द स्पोर्स ऑल्सो, लेकिन वो स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। देयरफॉर ड्राई हीट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर स्टरलाइजेशन पर्पज ऑल्सो। और ड्राई हीट जो है वो कैसे ऑब्टेन हो सकती है? बाय बर्निंग, बाय हॉट एयर और बाय फ्लेमिंग। डायरेक्टली फ्लेम से बर्न करके या फिर हॉट एयर ब्लो करके हम ड्राई हीट से स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। बाय बर्निंग इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर डिसइंफेक्शन और अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट, जिनका वापस रीयूज़ नहीं होना है। ऐसे जो वेस्ट होते हैं लाइक बैंडेजेस, स्वैब, रैग्स, तो उनको इंसिनरेशन के ज़रिए इंसिनरेटर्स में डालकर बर्न करके डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। हॉट एयर से डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है? इट इज़ अप्लाइड बाय ओवंस। ओवन जो होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवन फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, नेमली conventional, infrared and microwave ovens।
तो इनके नाम भी याद रखें तो भी सफिशिएंट है, कन्वेंशनल ओवन, इंफ्रारेड ओवन एंड माइक्रोवेव ओवन। कन्वेंशनल जो है 160 टू 190 डिग्री पर काम करते हैं फॉर एट लीस्ट 1 आवर्स इट रिक्वायर्स टू स्किल द स्पोर्स। और ओवन जो होते हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर आर्टिकल्स, सिरिंजेस, स्वैब्स, ड्रेजिंग पाउडर्स, ऑयल्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। डिसएडवांटेज क्या होता है उसका, उसमें मिनिमल पेनिट्रेशन पावर होती है एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर disinfection of bulky articles like mattresses. Infrared oven, they are tunnel shaped chambers containing infrared heaters. उसके भी फायदे और जो ड्रॉबैक है वो भी सेम ही है। माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं एंड कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। They are useful in microbiological laboratories and dental units to sterilize cultural media and dental instruments. थर्ड वन जो हमने देखा था वो है बाय फ्लेमिंग, डायरेक्टली फ्लेम्स से जो डिसइंफेक्शन किया जाता है, दैट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वायर लूप नीडल्स एक्सेट्रा इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज बाय होल्डिंग देम इन फ्लेम फॉर अ बुनसेन बर्नर्स। ये हो गए ड्राई हीट। अब नेक्स्ट जो है वो मॉइस्ट हीट से जो डिसइंफेक्शन किया जाता है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग और बॉइलिंग द लिक्विड। लिक्विड को, इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्टली लिक्विड में बॉईल करके भी इसे ऑब्टेन किया जा सकता है हीटिंग करके। टेम्परेचर ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग एम्प्लॉयड इन द 3 वेज। बॉइलिंग से जो यूज़ होने वाला टेम्परेचर है उसको 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो जो है उसको एम्प्लॉय किया जाता है इन पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स, क्योंकि उनमें जो मटेरियल है उसके डिस्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसको अंडर 100 डिग्री टेम्परेचर में पास्चराइज या स्टरलाइज किया जाता है। एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर इज हीटेड टू बॉयल एंड रोलिंग बॉयल मेंटेन फॉर एटलीस्ट 20 मिनट। जो वाटर है उसे सिर्फ बॉईल करके वो स्टराइल नहीं होता, उसको रोलिंग बॉईल करना ज़रूरी है फॉर 20 मिनट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल दिस पोर्स ऑल्सो। और बॉइलिंग वाटर में स्टेराइल करना जो है वो किस चीज़ के लिए काम आता है, सिरिंजेस, नीडल्स, लिनेन यूटेंसिल्स, ग्लोव्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मॉइस्ट हीट से स्टेराइल किया जा सकता है। और 100 डिग्री से ज़्यादा मॉइस्ट हीट से जो स्टेराइल किया जाता है वो होता है स्टीम से, विच इज़ ऑफ टू टाइप्स, सेचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम। ये ऑटोक्लेविंग टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर वाटर के स्टीम इवेपोरेट हो जाता है वाटर और स्टीम फॉर्म हो जाती है। वो स्टीम दो तरह की होती है। सैचुरेटेड स्टीम इज़ वन कलेक्टेड इन अ बॉयलर इन विच द वाटर इज स्टिल बॉइलिंग। तो सैचुरेटेड हीट कौन सी होती है, बॉयलर्स में स्टीम भी होती है लेकिन वाटर जो है वो स्टिल बॉइलिंग रहता है। और सुपर हीटेड क्या होती है, इज वन कलेक्टेड इन बॉयलर इन विच ऑल द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सारा पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड हीटिंग ऑफ द बॉयलर इज स्टिल कंटिन्यूड सो दैट द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज फर्दर रेज। तो इस बॉयलर में जो हीट है, स्टीम है, उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होता रहता है, तो उसको सुपर हीटेड कहते हैं। और सुपर हीटेड स्टीम जो है, दिस मेथड इज स्टरलाइजेशन बाय स्टीम इज एम्प्लॉयड बाय द ऑटोक्लेविंग। जो ऑटोक्लेविंग होती है उसमें पानी पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ रहता है और उसको कंटिन्यूसली हीटिंग शुरू रखनी होती है वहाँ पे। तो ये जो मेथड है इट इज़ अप्लाइड इन ऑटोक्लेव्स in operation theaters to sterilize surgical instruments, OT garments, linen, gloves, mask. However, it is not suitable for plastics. प्लास्टिक के लिए suitable नहीं है। लेकिन जो moist heat होती है उसकी penetration power जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए moist heat जो है वो ज़्यादा suitable होती है। Autoclaves steam sterilizers hold both sensible heat and latent heat. Sensible heat क्या होती है? It is one which the steam has initially consumed to reach the
बॉइलिंग पॉइंट। जो 100 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट है, उसको उस तक पहुंचने के लिए जो ऑलरेडी हीट कंज्यूम की है वो सेंसिबल हीट होती है, और जो लेटेंट हीट होती है इट इज़ वन विच इट हैज़ एब्सॉर्ब फॉर कन्वर्जन इनटू स्टीम। उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो बाद में हीट उसने यूज़ की होती है दैट इज़ लेटेंट हीट। स्टीम इज़ मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट, तो इसीलिए स्टीम जो है मॉइस्ट हीट जो है उसको मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट माना जाता है। इट डिस्ट्रॉयज ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स। जो स्पोर्स हैं वो भी इसमें किल हो जाते हैं। इट हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ पेनिट्रेशन, इट एक्ट्स बाय गिविंग ऑफ इट्स लेटेंट हीट। जो इसकी एक्शन जो होती है उसको, जो अपनी लेटेंट हीट होती है वो उसको देकर इसकी एक्शन होती है। नेक्स्ट है जो फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स हम देख रहे हैं उसमें रेडिएशन। जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं लाइक गामा रेज, उनमें भी एक ग्रेट पावर ऑफ पेनिट्रेशन होती है। कोबाल्ट 16 is also used for a source of radiation. This is employed for sterilization of bandages, condoms, dressings, catgut, plastic syringes, ड्रिप सेट्स, कॉपर टी, कैथेटर्स। जो भी आइटम्स प्लास्टिक में पैक होते हैं उनको बाहर से स्टराइल करने के लिए, एक बार पैकिंग करने के बाद वो फिर से कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, तो पैकिंग करने के बाद वो पैकेट में ही स्टराइल रहे उसके लिए ये इफेक्टिव मीडिया यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द रेडिएशन। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टरलाइजेशन ऑफ बैंडेजेस, कॉन्डम, ड्रेसिंग, कैटगट्स, ये सारे पैक हो जाते हैं प्लास्टिक में और उससे रेडिएशन को पेनिट्रेट किया जाता है और उनको अंदर से स्टेराइल किया जाता है। The materials to be sterilized in pre-packed in a plastic container and subjected for irradiation. They remain in a sterile condition until they are open. जब तक उनको ओपन नहीं किया जाता वो स्टेराइल रहते हैं। ये जो मेथड है इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव बट कॉस्टली। इफेक्टिव तो है लेकिन कॉस्टली मेथड है, इसीलिए ऑटोक्लेविंग वगैरह के लिए जो रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो ऑटोक्लेविंग होता है। हाउएवर इट टर्न्स आउट टू बी इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। HIV इज़ नॉट इनएक्टिवेटेड बाय अल्ट्रा वायलेट एंड गामा इरेडिएशन। तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसको याद रखना चाहिए। HIV के जो वायरसेस होते हैं उनका रेडिएशंस का उन पर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। जो लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉल्यूशंस होते हैं जो हीट लायबल होते हैं, दे आर डिसइंफेक्टेड बाय और स्टरलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। जैसे पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है फिल्ट्रेशन से, लाइक दैट। इसके टाइप्स 4 मेन टाइप्स है, इज अर्दनवेयर, एस्बेस्टॉस, सिंटर्ड ग्लास एंड मेम्ब्रेन ऑफ सेलुलोज एंड अदर पॉलीमर्स। तो इनसे लिक्विड्स को पेनिट्रेट किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। जिस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस से वाटर को फिल्टर किया जाता है उसी तरह से ये फिल्ट्रेशन टेक्निक्स है। देन इम्पोर्टेंट वन इज़ केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स, जो एग्ज़ाम में स्पॉटिंग में भी रखे जाते हैं और पूछे जाते हैं। दे आर केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स एंड आइडियल डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ इन्होंने पहले आइडियल डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए उसके कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। तो इट शुड बी सेफ, चीप एंड इफ़ेक्टिव। तो सेफ भी होना चाहिए, स्किन और अदर यूजेस के लिए भी सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, उसके साथ चीप भी होना चाहिए। इट शुड किल ऑल पैथोजेंस बट नॉट हार्मफुल टू मैन। इट शुड बी readily soluble, miscible with water, that is highly penetrable, कंसिस्टेंटली रिलायबल, लो इन टॉक्सिसिटी, रैपिड इन एक्शन। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उसमें होने चाहिए कि उसकी एक्शन भी क्विक होनी चाहिए, पेनिट्रेशन उसका अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, टॉक्सिसिटी उसकी कम होनी चाहिए, और वाटर में रेडिली वो सोल्यूबल होना चाहिए। इट शुड नाइदर कोरोड मेटल्स नॉर ब्लीच और स्टेन द आर्टिकल्स। तो ये भी इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसमें ब्लीचिंग या स्टेनिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेबल एंड नॉट हैव अनप्लीजेंट स्मेल। स्टेबल का मतलब है जैसे क्लोरीन होता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर में उसको कंबाइन करके रखा जाता है कैल्शियम के साथ। तो
उसको अगर खुला छोड़ते हैं तो वो क्लोरीन जो है वहाँ से निकल जाता है, वो अनस्टेबल होने की वजह से। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो डिसइंफेक्टेंट है वो स्टेबल होना चाहिए और उसकी अनप्लीजेंट स्मेल भी नहीं होनी चाहिए, जो कि क्लोरीन की भी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट शुड एक्ट इन बोथ एसिड एंड अल्कलाइन मीडिया एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा होता है तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ज़्यादातर उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसमें ये काम नहीं करते। सो आइडियल डिसइंफेक्टेंट्स में बी ए डिस्टेंस ड्रीम, क्योंकि ये अचीव करना इतना आसान नहीं है, बट वन दैट कैन फुलफिल अ सर्टन पर्पस एंड सूट अ सर्टन सिचुएशन कैन ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड। जो भी इससे आइडेंटिकल हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स को मैच कर ले, वो डिसइंफेक्टेंट हमारे लिए आइडियल हो गया। The action of disinfectant depend upon its strength, nature of solvent, nature and number of organisms। तो उसकी स्ट्रेंथ, नेचर, उसका सॉल्वेंट जो है, जिस चीज़ में उसको डिज़ोल्व किया है वो, उसका नेचर, और जो ऑर्गेनिक मैटर जिसको डिसइंफेक्ट करना है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइम गिवन टू एक्ट एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है, टाइम होता है, वो कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स जो है उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड मिसलिनियस डिसइंफेक्टेंट्स। तो इन 4 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड होते हैं। तो सॉलिड डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, दे आर द एग्जांपल्स लाइक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइपोक्लोराइड्स, हैलाजोन टैबलेट्स एंड आयोडोफोर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड डिसइंफेक्टेंट्स के। उसमें लाइम जो है दैट इज़ अ चीप एंड इजीली अवेलेबल। जो लाइम होता है वो 2 फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है: ड्राई लाइम दैट इज़ क्विक लाइम, यूज्ड टू डिसइंफेक्ट फ्लूर बाय स्प्रेडिंग ओवर इट एंड आल्सो टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो लाइम को वाटर डिसइंफेक्ट करने के लिए या फ्लूर डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वॉल्स बाय वाइट वॉशिंग but also to disinfect excreta in the ratio of 2:1 and left for 2 hours। मतलब 2:1 रेशो में एक्सक्रीटा डिस्पोजल के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब 2 टाइम्स जो है मिल्क ऑफ लाइम यूज़ किया जाएगा 1 प्रोपोर्शन ऑफ एक्सक्रीटा के लिए, और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो वो अच्छे से डिसइंफेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ अ क्लोरीनेटेड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? लाइम को क्लोरीनेट किया जाता है। When chlorine gas is passed into lime, it becomes bleaching powder. That is CaOCl2 उसका फॉर्मूला है। It is a white amorphous powder। ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट पाउडर होती है जिसको पंजेंट स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है। जो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होती है, फ्रेश मतलब तुरंत जो बनाई हुई है, उसमें 33.3% अवेलेबल क्लोरीन होता है। पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ अनस्टेबल। जो क्लोरीन है उसका जो बाउंडिंग है उसमें अनस्टेबल होता है। सो इट लूजेस इट्स क्लोरीन कंटेंट ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। तो जितना ज़्यादा उसको प्रिजर्व करके रखा है उतने उसका क्लोरीन कंटेंट और उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे सिर्फ लाइम बचता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। Therefore, it is always stored in the brown colored bottle with airtight lid and kept in cool and dark place। तो उसको ब्राउन कलर की बॉटल में, जैसे सनलाइट का एक्सपोजर ना हो इसलिए उसको ब्राउन कलर बॉटल में एयरटाइट लीड के साथ कूल और डार्क प्लेस में उसको रखा जाता है। लेकिन इसकी जो डिसइंफेक्टेंट एक्शन है वो दैट इज़ रैपिड बट ब्रीफ। रैपिड एक्शन होती है लेकिन स्मॉल टाइम के लिए वो होती है, लेकिन रैपिड एक्शन होती है ब्लीचिंग पाउडर की, उसको भी रिलायबल माना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, फीसेस, यूरिन। क्लोरीन की वजह से इसको वाटर, फीसेस और यूरिन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे प्रोपोर्शन इसका रखा जाता है कि 1000 लीटर पानी के लिए 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर सफिशिएंट होता है।
लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका प्रेजेंस जो है उसकी एफिकेसी को रिड्यूस करता है. So, however, the correct dose of bleaching powder requirement to the water can be estimated by Horrocks apparatus. तो एक apparatus होता है Horrocks apparatus जिससे एग्जैक्ट क्लोरीन की डिमांड कितनी है उस वाटर के लिए उसको एस्टिमेट किया जाता है. 5% solution of bleaching powder, that is 3 to 4 tablespoon to 1 liter, is suitable for disinfection of excreta and urine. तो 5% ब्लीचिंग पाउडर ज़रूरी होता है यूरिन और एक्सक्रीटा को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और उसका जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है इट शुड बी 1 आवर फॉर डिसइंफेक्शन. ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको डिओडोरेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है लैट्रिन और बाथरूम में. इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग करने के लिए, वाइटनेस लाने के लिए पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है. ब्लीचिंग पाउडर इज also used as oxidizing agent in oxidizing organic and ammoniacal substances present in water because of nascent oxygen in it. तो ब्लीचिंग पाउडर में जो nascent ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से इसको जो ऑर्गेनिक मैटर होता है पानी में, अमोनियाकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो सॉलिड डिसइंफेक्टेंट्स में और भी कई सारे हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जैसे हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, हैलोजन टैबलेट्स. ऑल दीज आर सॉलिड डिसइंफेक्टेंट्स. तो आज के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो अदर रिमेनिंग सॉलिड डिसइंफेक्टेंट्स है और लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स हैं उन्हें. सो टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.